पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक हम लोग बेसिकली पहुंच चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस के लिहाज से है वो पीएच मीटर की एप्लीकेशन थी, जिसको आप लोगों ने स्टडी किया है। अब हम इसकी कुछ मज़ीद जो स्पेसिफिकेशंस हैं या एप्लीकेशंस हैं उन पे फोकस करेंगे। बट ये जो एप्लीकेशंस हैं ये एज सच इनका हमने सिर्फ ओवरव्यू लेना है। ये बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, पर्टिकुलरली वोल्टामीटर की जो एप्लीकेशन है, और इसके बाद आप लोग कुछ डायग्राम्स देखोगे जिनको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टेबिलिटी डायग्राम्स बोलते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, हर फील्ड में यूज़ नहीं होती। जब आप वोल्टामेट्री की बात करते हो तो जो सही मानों में जो मटेरियल इंजीनियरिंग है ज़्यादातर वहाँ पे वोल्टामेट्री यूज़ होगी, या रिसर्च में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अडॉप्ट करेगा बेसिकली वो वोल्टामेट्री की एप्लीकेशंस को यूज़ करेगा। और अगर कोई बंदा आगे जाके रिसर्च में भी सिंपल वोल्टामेट्री को अडॉप्ट करता है तो वो सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टामेट्री, अभी आप देखोगे कि वोल्टामेट्री एक स्मॉल फील्ड नहीं है, इसके अंदर जो हैं 7 to 8 डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। सो वोल्टामेट्री इटसेल्फ जो है वो खुद एक बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, और हर बंदा जो है वो हर इसकी एनालिटिकल टेक्निक से मुतारिफ नहीं होता, बल्कि जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है सिर्फ वहीं पे या स्पेसिफिक लोग ही इन फील्ड्स को स्टडी करते हैं। पीएच मीटर एक ऐसी फील्ड थी जो कि हर बंदा तकरीबन जो है यूज़ कर रहा होता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा कहने एप्लीकेशन स्पेसिफिक फील्ड्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि हर यहाँ पे जो अब आप नेक्स्ट जो एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हो वो हर फील्ड में अप्लाई नहीं होगी। कीप दैट इन माइंड। सो स्टार्ट करते हैं वोल्टामेट्री से। वोल्टामेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज को यूज़ करते हुए, मतलब ये जो हम पीछे ईएमएफ की बात कर रहे थे उसका जो यूनिट है वो वोल्ट की फॉर्म में उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, तो यहीं से बेसिकली वोल्टामेट्री का कॉन्सेप्ट निकला है कि आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को यूज़ करते हुए कंसंट्रेशन को स्टडी कर रहे होते हो, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हो वोल्टामेट्री को या पोटेंशियल को। और अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो पोटेंशियल को विद द कंसंट्रेशन। एक्चुअली जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं, जितने भी रिडॉक्स प्रोसेसेस हैं, वो वोल्टामेट्री के थ्रू स्टडी किए जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा है कि जनरली एक रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में प्रोसीड कर रहा होता है, और हम क्या करते हैं कि हम इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म को बेसिकली यूज़ करते हुए हम वोल्टामेट्री की टेक्निक को डेवलप करते हैं। अगर स्पेसिफाई किया जाए कि आपके पास वोल्टामेट्री की टेक्निक क्या है या उसको डिफाइन कैसे करते हैं आप, तो बेसिकली ये टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए आप अपने सिस्टम में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करवाते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो आउटपुट आ रही होती है, मतलब जो आउटपुट की फॉर्म होती है वोल्टामेट्री में, वो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है। और ये करंट जो है अगर आप सिंपली अगर वोल्टामेट्री को डिफाइन किया जाए तो आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को एक केमिकल रिएक्शन को देना है, और वो स्पेसिफिक टाइम के लिए आप उस पोटेंशियल को उस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाओगे। एज अ रिजल्ट आपके पास करंट की कोई वैल्यू आ रही होगी, आप उस करंट की वैल्यू को नोट डाउन करोगे, और अगर आप इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हो एक केमिकल रिएक्शन की, तो ये आपके पास बेसिकली वोल्टामेट्री की टेक्निक है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट ऑफ करंट, मतलब अगर आपके पास जो प्लॉट एक आप एंड रिजल्ट एक ड्रॉ करो जिसमें आपके पास एक तरफ करंट हो और दूसरी तरफ वोल्टेज हो, तो आपके पास इनको हम वोल्टामोग्राम बोलते हैं। और ये बेसिकली वोल्टामेट्री की जितनी भी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनका एंड रिजल्ट आपके पास हमेशा करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ होता है। आप जो एंड रिजल्ट देखोगे वो बेसिकली इस तरह के प्लॉट्स देखोगे। अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाए कि इसकी साइंस क्या है, कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कैसे रिलेट करते हैं, तो हमें पता है कि हर केमिकल रिएक्शन इस फॉर्म में होता है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ कि आपके पास जो है Zn, जिसमें आप लोगों ने अभी ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन देखे हुए हैं, इसमें से मैं एक रिएक्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसको मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बेसिकली कोई भी सब्सटेंस जो मेरे पास है वो उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट है। एट द स्पेसिफिक टाइम वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और
इलेक्ट्रॉन के गेन करने के बाद वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बजाय ये कि मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिखूं, मैंने एक जनरलाइज्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि लेट सपोज अगर मेरे पास जो है सिस्टम में जिंक Zn2 पॉजिटिव है और या कॉपर 2 पॉजिटिव की आप लोगों ने पीछे एग्जांपल देखी है, तो मेरे ख्याल है कॉपर को लेके चलते हैं कि लेट सपोज आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है और उसमें आप सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर पॉजिटिव 1 में। मतलब आपने जहाँ पे आपने सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो पहले जो उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी अब वो कन्वर्ट होगी उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो ये एक कंपैरेटिव टर्मिनोलॉजी है। आपके पास जनरली अक्सर केमिकल रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, चाहे वो इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हो चाहे वो इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हो, वहाँ पे हमेशा एक थिंग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, दूसरी थिंग हमेशा कंपैरेटिवली उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। सो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा केमिकल रिएक्शन ले रहे हो। यहाँ पे आप इसको सिंपली इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो आप उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म इस तरीके से दे सकते हो, जैसे आप लोगों ने काइनेटिक्स में रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट किया था इनटू प्रोडक्ट्स और आपने A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा होता है C प्लस डी में, ये उसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म दी थी। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम हर केमिकल रिएक्शन को उसकी रिडॉक्स नेचर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जो जनरलाइज केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है वो इस वे में लिखी जाती है कि आपके पास कोई भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी, उसमें आप इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाओगे और इलेक्ट्रॉन के इंट्रोडक्शन से वो बेसिकली रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई आपके पास ऑलरेडी एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी तो आपके पास सिस्टम में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है जनरेट हो जाएगी। हम लोग केमिकल रिएक्शंस को ही हम लोगों ने एक जनरलाइज रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। अगर आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को मैं O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और रिड्यूस्ड फॉर्म को मैं R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे नस्ट इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आप जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो ये आएगा कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट स्टैंडर्ड EMF जो आपके पास है नेगेटिव 0.05916 डिवाइडेड बाय n। आपकी इक्वेशन में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो आप यहाँ पे n मेंशन करोगे। log Rx इस फॉर्म में अगर आप इसको देखोगे तो आपके पास जो है ऊपर रिड्यूस फॉर्म आएगी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपके पास रिड्यूस फॉर्म है, रिएक्टेंट आपके पास ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये यहाँ पे आ गई। अगर इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि अगर तो आयनिक फॉर्म में दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के साथ डील कर रहे होगे तो जो भी इनमें से सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है और वो आपका सिस्टम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में लाई कर रहा है, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो है वो जनरली नस्ट इक्वेशन में इग्नोर किए जाते हैं। आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से जो अभी पीछे हम लोगों ने बात की है कि वोल्टामेट्री है क्या, आपने कहा कि वोल्टामेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने सिस्टम में एक खास पोटेंशियल अप्लाई करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इस सिस्टम में ई सेल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो। आपने सिस्टम में एक पोटेंशियल अप्लाई किया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई की है। एज अ रिजल्ट अगर आपके पास ये चीज़ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज भी आएगा। ये जो कंसंट्रेशन का चेंज है ये बेसिकली रिलेट कर रहा होता है करंट के साथ। आपके पास ये जो कंसंट्रेशन में जो चीज़ चेंज हो रही होगी वो करंट के साथ रिलेट कर रही होती है। यहाँ पे हम बेसिकली पोटेंशियल अप्लाई करके सिस्टम में कंसंट्रेशन को चेंज करवा रहे होते हैं। और वोल्टामेट्री की कई जो है वेज हैं जिसमें एम्पीरोमेट्रिक वोल्टामेट्री जिसको हम बोलते हैं, जिसमें करंट की डिटर्मिनेशन एग्जैक्ट हो रही होती है। वहाँ पे इसकी डिफरेंट इक्वेशंस हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने पीछे pH मीटर में देखा था कि आप pH की वैल्यू को चेंज कर रहे थे और आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू आ रही थी, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन चेंज है, ये जो कंसंट्रेशन की जो चेंज है इसको हम करंट की फॉर्म में भी बेसिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, मतलब मैं इक्वेशंस में जाए बगैर सिंपली आपको अगर ये कहूँ कि आपके पास यहाँ पे एक तरफ रिड्यूस्ड फॉर्म है, एक तरफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल अगर आप सिस्टम में पोटेंशियल को चेंज करते हो तो लेट सपोज जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि रिड्यूस फॉर्म ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो गई है। आप क्या कहोगे कि आपके पास इक्विलिब्रियम की इस साइड पे रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो रिड्यूस फॉर्म है ये सिस्टम में ज़्यादा होने लग गई है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास ये वाला रिएक्शन जो है इसको जो है मतलब आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है, अब आपके सिस्टम ने इस डायरेक्शन में मूव करना है कि वो इस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके।
तो आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन मतलब ये वाला रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट आपके पास सिस्टम में ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ये ऊपर नीचे होगी। सो अगर आप सिस्टम में ये कहते हो कि कंसंट्रेशन में आप चेंज कर ला रहे हो, आप किसी भी वे में कंसंट्रेशन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि आपके पास सिस्टम में ये जो इक्वेशन है रिवर्सिबल इक्वेशन ये ऊपर नीचे होती है। अगर आप ये कहते हो कि कहीं पे फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जो है प्रोसीड करने लग जाएगा, कहीं पे बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड करने लग जाएगा, एज अ रिजल्ट आपके सिस्टम में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी वैल्यू चेंज होगी। सो आप अगर कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो एज अ रिजल्ट जो अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास आता है वो ये आता है कि आपके सिस्टम में करंट की वैल्यू भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। सो आप यहाँ से पोटेंशियल को चेंज करोगे, पोटेंशियल के रिजल्ट में कंसंट्रेशन चेंज होती है, कंसंट्रेशन अगर चेंज होगी तो आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट्स चेंज होते हैं। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट्स चेंज हो रहे हैं तो आपके पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज भी ऊपर नीचे हो रही हैं। एज अ रिजल्ट आपके सिस्टम में जो करंट की वैल्यू है वो भी वेरिएबल हो रही है। सो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि आप पोटेंशियल अप्लाई करके इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हो और एज अ रिजल्ट आपके पास करंट में चेंज आता है जिसको आपने स्टडी करना होता है। ये करंट वैल्यू जो है ये आगे बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस में यूज़ होती है। आप यहाँ से किसी भी मटेरियल में कितनी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटर फॉर्मेशन है, कितना फ्यूल सेल बनाने की कैपेसिटी है, कितना सोलर सेल बनाने की कैपेसिटी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनको हम कहते हैं वो आप किसी भी सिस्टम की कंडक्शन की प्रॉपर्टी या करंट जनरेशन की प्रॉपर्टी से एक्वायर कर सकते हो। तो ये जो करंट की वैल्यू की डिटर्मिनेशन है फॉर एनी मटेरियल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके पास। ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप लाइटली लो। लोगों की फुल रिसर्च वर्क जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल में करंट या कंडक्शन की प्रॉपर्टी को स्टडी करने पे बेस हो रहे होते हैं। सो आपके पास ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे लेकिन इसकी बेसिक्स जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है। आपने वोल्टामेट्री को परफॉर्म करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप किया था वो ये किया था कि आपने अपनी केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स रिएक्शन लिखा था। एक जनरलाइज्ड आपने इक्वेशन बनाई है जो कि आपके केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर रही है रिडॉक्स रिएक्शंस में। फिर आपने उस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखी। नर्स्ट इक्वेशन से आपको पता चला कि अगर आप सिस्टम में पोटेंशियल को वेरी करोगे तो आपके सिस्टम में एनालाइट्स की रिडॉक्स और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ चेंज आएगी। अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म चेंज हो रही है तो एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पे लीच एटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो भी डिस्टर्ब होना चाहिए। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपके पास सिस्टम में जो करंट कंडक्शन की कैपेसिटी है या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से डिनोट करते हो बेसिकली उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। और आप वोल्टामीटर में जो काम कर रहे होते हो आप पोटेंशियल अप्लाई करके सिंपली इस वेरिंग करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हो। अब कितनी टाइप ऑफ आपके पास वोल्टामीट्री है ये डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्निक को स्टडी कर रहे हो। जो मेरे ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में भी अवेलेबल है वो साइक्लिक वोल्टामीट्री की टेक्निक का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हम पोटेंशियल डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रोसेस आपके पास ये है कि आप सिंपली पोटेंशियल की वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करते जाओ। अगर आप ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो तो ये लीनियर स्वीप वोल्टामीट्री कहलाती है। इसका जो रिजल्ट आता है वो इस फॉर्म में आता है, आई वर्सेस टी जो ग्राफ आता है वो इस फॉर्म में आता है। ये क्यों आता है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स जो है थेरीज हैं, ये एक लेक्चर में आप ऑफकोर्स इसको कवर अप नहीं कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टाइम मांगती हैं। ये फुल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया गया है कि बेसिक आइडिया ये है कि आप सिस्टम पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, एज अ रिजल्ट आपके सिस्टम में करंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है और आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो एंड पे करंट वर्सेस पोटेंशियल में। सो अगर तो आप सिंपल इस तरीके से पोटेंशियल सिग्नल देते हो कि आपके पास सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये लीनियर स्वीप वोल्टामीट्री कहलाती है। अगर आप इस तरह का सिग्नल देते हो कि आप स्टार्ट करते हो जीरो से लेके जाते हो 0.76 तक, लेट सपोज आप लेके जाते हो, फिर 0.76 वोल्ट पर जब एक बार पहुंच जाते हो तो दोबारा से सिस्टम में पोटेंशियल की वैल्यू को आप डिक्रीज करना शुरू कर देते हो। आप फिर से दोबारा सिस्टम को एक बार 0.76 से लेके जाके दोबारा से आप सिस्टम को जीरो पे ले आते हो। तो अगर आप इस तरह का ट्रायंगुलर वेव दे रहे हो, ट्रायंगुलर वेव से मुराद ये है कि आपने पोटेंशियल इस तरीके से वेरी किया है कि आपने स्टार्ट जीरो से किया है,
0 से आप एक मैक्सिमम वैल्यू तक गए हो, उस मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद आप दोबारा से जो है 0 के ऊपर वापस आ गए हो, तो इस तरह का जो सिग्नल आपके पास आएगा वो साइक्लिक वोल्टामेट्री कहलाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होती है, और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने नेम भी अगर वोल्टामेट्री में किसी टेक्निक का सुना होगा तो वो साइक्लिक वोल्टामेट्री का सुना होगा, बिकॉज ये आपको एक किस्म का डबल चेक प्रोवाइड करती है। लेट सपोज अगर आप कहीं पे ऑक्सीडेशन देखते हो कि लेट सपोज यहाँ पे इस पोटेंशियल पे ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व होनी थी, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास यहाँ पे सिस्टम में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। आप पोटेंशियल जब इंक्रीज कर रहे हो 0 से लेकर 0.76 में, लेट सपोज 0.5 पे आपके पास ऑक्सीडेशन होनी थी, तो आपने यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन पीक देख ली। अब ऑक्सीडेशन पीक को आपके पास यहाँ पे जब आप दोबारा से 0.76 से दोबारा 0 की तरफ जाओगे, तो आपके पास उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन पीक भी आनी चाहिए, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपके पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। क्योंकि आप खुद से सिस्टम में पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे खुद से आप इसकी पोटेंशियल की चेंजेस वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन आनी चाहिए कि जो हम बात करते हैं कि अगर नेगेटिव 0.6 पे जिंक जो है वो रिड्यूस हो रहा था, तो पॉजिटिव 0.76 पे उसको जो है जिंक जो है जनरली नेगेटिव 0.76 पे ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा था। सो अगर वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है नेगेटिव 0.76 पे, तो पॉजिटिव 0.76 पे उसको जो है रिडक्शन भी परफॉर्म करनी चाहिए। सो ये एक कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। आप एक बार पीक को ऑब्जर्व करते हो और दूसरी बार उसको कंफर्म कर लेते हो। तो यहाँ पे अगर किसी भी रिसर्च में आप साइक्लिक वोल्टामेट्री अप्लाई करो, तो आपको वहाँ पे मजीद वोल्टामेट्रिक टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइक्लिक वोल्टामेट्री के रिजल्ट्स ही मोर देन इनफ कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि आपने एक डायरेक्शन में जाते हुए इस चीज़ को कंफर्म किया कि भाई यहीं पे आ रहा है पोटेंशियल, और दूसरी बार जब आप दोबारा से 0.76 से 0 की तरफ जाओगे, तो अगर वहीं पे पीक आ जाए, तो इसका मतलब ये कि आपके सिस्टम में यही पोटेंशियल की वैल्यू है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके पास, जिस पे आपके सिस्टम जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन मिल जाती होती है। इसीलिए आप साइक्लिक वोल्टामेट्री को तमाम वोल्टामेट्रिक टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। नेक्स्ट ये है कि अगर आप वेव की फॉर्म में पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, आप कभी एसी वेव की फॉर्म में पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज करो, अगर आप इस तरह की वेव फॉर्म दे रहे हो, तो आपके पास इसको हम पोलैरोग्राफी भी कहते हैं या स्टेयरकेस वोल्टामेट्री का नाम भी दिया जाता है। अगर आप पल्स की फॉर्म में दे रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको ऊपर नीचे कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ पल्स, तो ये आपके पास डिफरेंशियल पल्स वेव वोल्टामेट्री है। सिमिलरली पल्स वोल्टामेट्री भी होती है, जिसमें आप एक थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल देते हो, सिस्टम को सस्टेन करने देते हो उस पोटेंशियल को थोड़ी देर, और फिर दोबारा से सिस्टम को 0 पे ले आते हो, फिर एक पैसेज ऑफ टाइम गुजरने देते हो, फिर दोबारा से उसको पल्स देख के देखते हो कि आपके पास सिस्टम में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो ये ऐसे इनको आप लोगों ने रटा नहीं लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ जो बेसिकली आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आपके पास वोल्टामेट्री की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, ये फिगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। ऐसे इसमें क्या इन्वॉल्व है, इनकी थ्योरी क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को नहीं यहाँ तक फोकस करना है, लेकिन कीप दैट इन माइंड, जब आप लोग आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे होगे, तो आपका वास्ता इन चीज़ों से लाजमी पड़ेगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है आपके पास, वो फ्यूल सेल की एप्लीकेशन है। फ्यूल सेल की एप्लीकेशन भी, ये भी एक अगेन रिसर्च फील्ड्स हैं। रिसर्च फील्ड से मुराद, जब भी हम किसी चीज़ को रिसर्च फील्ड कह रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ अभी इवॉल्व हो रही है। आप उसके बारे में उस तरीके से कंक्रीट नॉलेज नहीं रखते जिस तरीके से आप एक थ्योरी के बारे में रखते हो। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल ये है कि लेट सपोज मैं आपको कहूँ कि आप एक कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करो अकॉर्डिंग टू वेस्पर, तो आपको वेस्पर के पोस्टुलेट्स पता है, आपको वेस्पर की सारी किस तरीके से वर्किंग करनी है आपको वो पता है, आप फौरन से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मेरे सामने रख दोगे। लेकिन यही बात अगर मैं किसी ऐसी डोमेन को कहूँ जिस पे अभी साइंटिफिक कम्युनिटी खुद एग्री नहीं है और उस पर भी मजीद वर्क जो है हो रहा है, तो वहाँ पे हर बंदा जो है, लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल दूँ इसी केमिकल कंपाउंड की, और मैं ये कहती हूँ कि आप कंप्यूटेशनल अप्लाई करके दे दो, तो कंप्यूटेशनल के इतने मॉडल्स हैं इस वक्त, DFT है, एब इनिशियो है, ये सारे डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं। सो अभी साइंस उनमें से किसी भी मॉडल को ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मानती, तो वहाँ पे बेसिकली जो है ना लड़ाई हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा होगा मैडम DFT लगा लें, एक बच्चा कह रहा होगा एब इनिशियो लगा लें, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो जिस चीज़ को हम रिसर्च कह रहे होते हैं वो चीज़ अभी इवॉल्व हो रही होती है, उसकी फाइनल फॉर्म हमारे पास नहीं होती, इसलिए हम लोग इस पे कमेंट करना जो है मुनासिब नहीं समझते, और जनरली ज़्यादातर
आप लोग देखोगे कि टेक्स्ट बुक्स, जिनको हम टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स तक लिमिट करती हैं। ये जो आगे वाले एडवांस टॉपिक्स होते हैं जनरली इन पे बहुत कम मटेरियल आपको लिखा हुआ टेक्स्ट बुक की फॉर्म में मिलता है। उसकी रीज़न यही होती है कि जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी एक चीज़ पे एग्री नहीं करती तब तक हम भी कोई आप लोगों को एज अ टीचर जो है गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड कर सकते। जिस दिन साइंटिफिक कम्युनिटी किसी बात पे एग्री कर जाती है वो टेक्स्ट बुक का पार्ट बन जाती है। सो फ्यूल सेल्स, वोल्टामेट्री टेक्निक, लैटिमर डायग्राम्स, फ्रॉस्ट डायग्राम, ये सारी रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स हैं जिनमें मजीद एडिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही है। सो अगर फ्यूल सेल की बात की जाए तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही हैं जो आप लोगों ने पीछे गैल्वेनिक सेल्स पढ़े हैं या वोल्टाइक सेल पढ़े हैं, ये उसी की टाइप है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी आप फ्यूल सेल किसी भी ऐसे डिवाइस को कहते हो जो कि कन्वर्ट कर रहा होता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है आपके पास, वो ये फ्यूल का वर्ड है। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली आप लोगों ने फ्यूल सेल की जो एग्जांपल देखी हुई है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है विद द बैटरी। अगर आप लोगों ने कार बैटरी के साथ मतलब आप लोगों के घरों में कार होगी और कार बैटरी का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जैसे ही आप अपनी जो गाड़ी में चाबी लगा के ट्विस्ट करते हो, अपने कार को ऑन करते हो, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपके जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे जो कार का जो इंजन है उसको रन करने में यूज हो रही होती है। सो फ्यूल सेल सॉर्ट ऑफ बैटरी की एडवांस्ड फॉर्म है। बैटरी हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी थी वो हमें मिल चुकी है। फ्यूल सेल उसका एक एडवांस स्टेप है जिसपे साइंस जो है अभी जाने की कोशिश कर रही है। बैटरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर आप लोगों को पता हो तो वो ये होता है कि आपको हर 2 साल के बाद कार की बैटरी को चेंज करना पड़ता है, चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी बैटरी लेके आए हुए हो। सो असल में वहाँ मसला ये होता है कि वहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ केमिकल होता है। एक बार जब वो केमिकल कंज्यूम हो गया आपके पास, एक बार जब वो केमिकल की वैल्यू फिनिश होगी तो आप सिस्टम में खुद से मजीद केमिकल को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हो। तो जैसे ही वो केमिकल की अमाउंट फिनिश होगी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि बजाय ये कि हम सिंपल एक ऐसी थिंग के साथ वर्क करें जिसमें लिमिटेड केमिकल्स अवेलेबल हैं, क्यों ना एक ऐसा असेंबली बनाई जाए, एक ऐसा फ्यूल सेल बेसिकली डिज़ाइन किया जाए जिसमें हम कंटिन्यूसली सिस्टम में केमिकल्स की इनपुट दे रहे हों। वो केमिकल्स जो सजेस्ट किए गए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में सजेस्ट किए गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली एयर से डिराइव किए जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ सजेस्ट की जा रही है या जो रिसर्च वालों को जो चीज़ इंट्रीग करती है, साइंटिस्ट को इंट्रीग करती है, वो ये ड्रॉबैक है कि आपके पास नॉर्मली जो केमिकल्स होते हैं जैसा जिंक सल्फेट, या आप लोगों ने पीछे जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखे हैं उसमें जिंक और कॉपर की आप लोग एग्जांपल लेके चल रहे हो, तो वहाँ पे या अगर मैं कार बैटरी के स्पेसिफिक होकर बात करूँ तो आपके पास लिथियम और लेड सल्फेट जैसे केमिकल्स वो इन्वॉल्व होते हैं। सो एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव केमिकल्स जो हैं वो बैटरी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। साइंस ने एक थ्योरी प्रपोज की कि हम किसी भी वे में ये जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर हम कोई ऐसा वे डिवाइस कर लें कि हम इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए एज अ फ्यूल हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लें, बजाय कि हम एक्सपेंसिव केमिकल्स की तरफ जाएं। हम ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर हम इसी को एज अ फ्यूल यूज़ कर लें और ये फ्यूल यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दें, तो ऐसा फ्यूल सेल जो है वो बेसिकली तमाम बैटरीज से बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो ये एक आइडिया है ऑन अ पेपर कि लेट्स सपोज आप एक फ्यूल सेल की जो वर्किंग है वो इस चीज़ पे बेस करती है कि आपके पास 2 इनलेट्स होते हैं, एक तरफ से आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हो, दूसरी तरफ से आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे होते हो। ये एक सिंपल डायग्राम है। आपके पास एक तरफ जो है एनोड और दूसरी तरफ कैथोड होता है। आप सिंपली इसको जो है वर्कआउट करवाते होते हो। जो रिएक्शन बनते होते हैं एनोड और कैथोड पे वो ये होते हैं कि आपके पास यहाँ पे आप 2 एग्जांपल्स देखोगे, कुछ जगह इस फॉर्म में इस रिएक्शन को लिखा जाता है, कुछ जगह इस फॉर्म में इस रिएक्शन को लिखा जाता है। मैं बजाय ये कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के कैथोड रिएक्शन से स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि ये 2 फॉर्म्स क्यों यूज़ की जाती हैं। कैथोड पे जो बेसिकली रिएक्शन हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि आपके पास सिस्टम में एक तरफ से आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप कैथोड से आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो। सो जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होता है
दोनों रिएक्शन में आप देखोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इस साइड पे आ रहे होते हैं। ये ऑक्सीजन जो यहाँ से एंटर हो रही होगी वो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स को टेकअप करेगी, और ऑक्सीजन जब इन 4 इलेक्ट्रॉन को टेकअप करती है तो उसके पास 2O2 -2 का आयन जो है वो जनरेट होता है मीडियम के अंदर। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा होता है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि आपके पास 2H2, आप यहाँ से हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हो, हाइड्रोजन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है, आपके पास यहाँ पे सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और 4H पॉजिटिव जनरेट हो रहे हैं। ये जो 4H पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं ये बेसिकली इस 2O2 -2 के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर सकते हैं। एक वे ये है कि आप इसको सेपरेट करके लिखो, मतलब आप एक अलग से एक रिएक्शन लिखो कि यहाँ पे ये जो 4H पॉजिटिव जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो इस 2O2 -2 के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा। दूसरा वे ये होता है कि हम जनरली इसको कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे चूंकि नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये 2O2 नेगेटिव ने इस 4H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करना है, तो अक्सर ये वाला रिएक्शन लिखा जाता है फॉर एनोड कि आप 2H2 सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाओगे, ये 2O2 -2 यहाँ से एड अप होगा, एज अ रिजल्ट आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जनरेट हो रहे होंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रिलीज हो रहे होंगे। तो बेसिक प्रोसेस एनोड पे क्या हो रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, हाइड्रोजन मेन थिंग है जो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करके H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन मेन स्पीशी है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके 2O2 -2 की फॉर्म में आपके पास आ रही है, और एज अ रिजल्ट H पॉजिटिव और O -2 कंबाइन आप इसमें करेंगे और आपके पास जो है वाटर की जनरेशन हो जाएगी। ये एक बेसिक डायग्राम है या एक बहुत सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। अगर आप देखो तो ऑन पेपर ये बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है जिसमें एज सच कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट नहीं आ रहा। आपके पास जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर है, आप जो काम करने जा रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो भी अच्छी खासी अमाउंट में जनरेट हो रही है। नॉर्मली जिंक के और कॉपर के जो आपने रिएक्शन देखे थे वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, यहाँ 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो एज सच इलेक्ट्रिसिटी जो आपके पास जनरेट हो रही है उसकी भी ऑन पेपर बहुत अच्छी वैल्यू आ रही है। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे ये जो गैसेस इन्वॉल्व हैं, आप अगेन बात वहीं पे आती है कि यहाँ जो ऑन थेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम फ्यूल सेल बनाना भी चाहते हैं, साइंस बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है कि कहीं से हम फ्यूल सेल बना लें, तो लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट देते हो कि गैसेस को यूज़ करते हुए हम बड़ा इजीली जो है रिएक्शन परफॉर्म कर लेंगे, वो इतना इजी नहीं है। अभी तक कोई ऐसा वे डिवाइस नहीं हुआ कि आप एयर से, मतलब ऑन पेपर जो साइंटिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाएं कि हम एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हर बार डिराइव करते रहें, तो बेसिकली फ्यूल की सप्लाई कभी फिनिश नहीं होगी, क्योंकि एयर तो कभी फिनिश नहीं हो रही ना आपके पास। फ्यूल सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास चूंकि गैसेस ऐसी होंगी जो कंटिन्यूसली एयर में प्रेजेंट है, तो आपके पास अनलिमिटेड जो है फ्यूल की सप्लाई होगी। अगर आपके पास अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में करंट जनरेशन जो है वो कंटिन्यूस होगी, वो एज सच हर वक्त होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी मोमेंट पे आके स्टॉप कर जाए। तो ये बैटरी का जो ड्रॉबैक है कि आपके पास एक बार जब केमिकल खत्म हो जाता है तो आपको उसको रिचार्ज करना पड़ता है, ये बैटरी के ड्रॉबैक को फिनिश करने के लिए है। अगेन वही बात है कि आपके पास अभी तक कोई ऐसा वे डिवाइस नहीं हुआ कि हम एटमॉस्फेयर से इन ऑक्सीजन को पहले आइसोलेट करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आइसोलेट करें, उनको प्योरीफाई करें, फिर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएं, उनकी जो इंट्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करें सही तरीके से, इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड पे सेम प्रेशर के साथ गैस जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हो। ये कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या कई ऐसी मुश्किलात हैं जिनको अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और यही वजह है कि ये ऑन पेपर बहुत अच्छी थिंग है, लेकिन ये कि अभी तक प्रैक्टिकली हम इसको एक्वायर नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है कि हो सकता है आप लोगों में से ही कोई जीनियस हो जो कि आगे जाके फ्यूल सेल का डिज़ाइन जो है वो दे, एक एफिशिएंट या वर्किंग डिज़ाइन दे। क्योंकि अगर ये डिज़ाइन जो है या ये कॉन्सेप्ट जो है ये हम प्रैक्टिकली करने में इजीली कामयाब हो गए, तो आपके पास जो है बैटरी जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगी बाय फ्यूल सेल। ये भी अगेन इंजीनियरिंग और फिजिक्स डिपार्टमेंट की मेन रिसर्च डोमेन्स हैं। केमिस्ट्री भी इस पे वर्क करती है, केमिस्ट भी इन पे वर्क करते हैं, और ज़्यादातर जो मटेरियल्स की कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम लोग इंफॉर्मेशन है कि आप जो है कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे,
या मटेरियल इंजीनियरिंग के जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें केमिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं फॉर रिसर्च इन दिस फील्ड। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस वक्त जो है आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि रिसर्च वाइज या एक्सपेंशन वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और हर बंदा ये तकरीबन किसी न किसी वे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ लिंक्ड है जो भी बंदा रिसर्च में जाता है। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम के कॉन्सेप्ट हैं। लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स बेसिकली अलॉयस या जहाँ पे हम कंपोजिट्स वगैरह बना रहे होते हैं, जहाँ पे मिनरल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो ये जो डायग्राम्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मिनरल्स से लिंक कर रहे हैं। जो लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्क वो लैटिमर डायग्राम्स और फ्रॉस्ट डायग्राम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो केमिकल इंजीनियर्स हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इधर चली जाऊँ ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो अंडरस्टूड करना, ये सॉर्ट ऑफ लैटिमर डायग्राम है। ये मैग्नीज की बेसिकली जो है लैटिमर डायग्राम है। आप लोगों को पता है कि कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो एक चीज़ डिफरेंट होती है वो ये होती है कि नॉर्मली आपके पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसको आप प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हो, लेकिन आपके पास कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसमें से भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक या दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती, बल्कि उनकी जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनकी वैल्यू 6 या 7 तक जा रही होती है। सो कई ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती हैं और हर ऑक्सीडेशन स्टेट की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आपके पास हर मैग्नीज जो है कहने को वो एक मटेरियल है, लेकिन हर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं कि हमें पता हो कि हम जिस मटेरियल के साथ डील कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो ऐसी तमाम फील्ड्स जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोसेस डिवाइस करना होता है जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे दो चीज़ों को आपस में सेपरेट कर रहे हैं, जिस तरह अक्सर मिनरोलॉजी में आप लोग देखते हो, या एलॉय वगैरह फॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कि आपके पास एक मैग्नीज जो कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है, वो एक वक्त में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये इंफॉर्मेशन। दूसरी ये कि जो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स सपोज आपको ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपको ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली पोटेंशियल अप्लाई करना है और इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा देना है। सो अगर आपको पता चल गया कि आपके सिस्टम में लेट्स सपोज ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन आपको ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है, आप जो प्रोसेस करने जा रहे हो उसके लिए आपको 6 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर है, तो आपने किस तरीके से उसको शिफ्ट करना है, आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है कि आपके पास वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो इधर शिफ्ट हो जाए और आप इजीली जो रिक्वायर्ड फॉर्म है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट की, आप उसमें उस सिस्टम को ले आओ। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इसको देखते ही केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो ये बता देते हैं कि भाई ये वाला और है, इसमें ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आपने ये वाली इस चीज़ को हमने यहाँ से सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दें, उसको स्टेबल फॉर्म में ले आएँ, बाकी सारी चीज़ों को अनस्टेबल ले जाएँ फॉर्म में ले जाएँ, तो वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और आपके पास जो स्टेबल फॉर्म है वो सिर्फ वही आपके पास जो है रह जाएगी सिस्टम के अंदर। सो जो है इस तरीके से हम ये लैटिमर डायग्राम्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं और जो लैटिमर डायग्राम्स हैं वो एज सच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये इनकी बेसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही है। मतलब ये जो आप लोगों ने बेसिकली डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए हुए हैं, हर केमिकल रिएक्शन के लिए आपने उसका पोटेंशियल फाइंड आउट किया हुआ है और यहाँ से आइडेंटिफाई करके आपने उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। सो है बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही, लेकिन उसको ज़रा हम लोगों ने एडवांस्ड फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है। सो जो लैटिमर डायग्राम्स हैं ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, ये आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि आपके पास कौन सा सबसे मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको आप मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हो, वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। आप क्या करोगे कि आप जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट है जहाँ आपके पास सिस्टम जो है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। आप क्या करते हो, आप सक्सेसिव रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हो, आप उसकी हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में
जितना भी पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, मतलब लेट्स सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाते जाते हो, देखते जाते हो कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, उस पोटेंशियल को यहाँ पे राइट डाउन करते जाते हो। मतलब बेसिकली आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ही करवा रहे हो और हर केमिकल रिएक्शन में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। सो आप एक एक करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके देखते हो कि उसके लिए क्या पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। जब ये आपके पास ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ से आप फिर न्यू थिंग की तरफ आ जाते हो। आपको पता है कि आपके पास पोटेंशियल ई सेल की वैल्यू आ गई है। आप अगेन ई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो ई सेल से, वही नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके। अगर आपके पास ई सेल की वैल्यू आ गई है और आप कंसंट्रेशन सिस्टम में पता है उस चीज़ की, तो आप ई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ई नॉट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आप उसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो खाली ये जो ई नॉट की वैल्यू है, इससे ही आपको बड़ा अच्छा खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको डेल जी नॉट की वैल्यू मिल जाए तो आपको पता चल जाता है कि इन तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब आप लोगों का वही पुराना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज होगा कि अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास वो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल है जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस आप इन सब की वैल्यू निकालोगे, इन सब की वैल्यू में से जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी होगी, नेगेटिव का मतलब अगेन वही कि आपके पास सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, जिस सब्सटेंस की सबसे नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ रही होगी वो वाली स्टेट जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। सो लैटिमर डायग्राम आप यूज़ करते हो। अगर मैं इसको सिंपली समराइज करूँ, कोई भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, उनके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए लैटिमर डायग्राम्स बनाते हैं। ये लैटिमर डायग्राम्स जो हैं ये इस वे में बनाई जाती हैं कि आप सिंपली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हो और उसमें इलेक्ट्रॉन को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाते जाते हो। एज अ रिजल्ट वो अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म से लोएस्ट रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट अब आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन का जो इनपुट का जो प्रोसेस आप दे रहे हो उसकी उसमें एक पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है। आप उस केमिकल रिएक्शन का पोटेंशियल स्टडी करते हो और इस डायग्राम की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि लेट्स सपोज आपने सिस्टम जो है उसकी सिर्फ कोई भी आपको ओर दे दिया जाए, आपको कोई भी मिनरल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करो, तो वो काम आप कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दो, तो आपको यहाँ से देखते ही पता चल जाता है कि आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है कि आप उस डायरेक्शन में मूव करके उस स्टेबल स्टेट की तरफ चले जाओ या जो फिजिकल स्टेट आपको रिक्वायर्ड है फॉर योर एप्लीकेशन, आप इजीली उसकी तरफ मूव कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल यूजेज ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जो मिनरल्स या ओर्स के साथ जो लोग डील कर रहे होते हैं, जिन्होंने सेपरेशन के प्रोसेसेस करने होते हैं, जिन्होंने पेट्रोलियम बनाना होता है, जिन्होंने पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना होता है, वहाँ पे ये डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि अक्सर हैवी मेटल्स आपके पास जो कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और आपने वहाँ से उनको रिमूव करना होता है। तो वहाँ पे ये लैटिमर डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे जब हमने ई सेल की एक वैल्यू दे दी हुई है तो हम ई सेल से ई नॉट की तरफ जा सकते हैं। ई नॉट अगर हमारे पास आ जाए तो हम डेल जी नॉट की तरफ जा सकते हैं और डेल जी नॉट अगर हमारे पास आ जाए तो हम सिस्टम में देखते ही बता सकते हैं कि आपके पास सिस्टम में कौन सा स्टेबल कंपाउंड है। जो फ्रॉस्ट डायग्राम है वो भी लैटिमर डायग्राम ही की एक फॉर्म है, लेकिन ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि यहाँ पे ग्राफ बजाय ये कि हम इस तरह की लैडर डायग्राम दें, हम ग्राफिकल फॉर्म में चले जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने देखी थी, डेल जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव एन एफ ई नॉट। अगर मैं सिंपली क्या करूँ कि मैं इस एफ को उठा के दूसरी साइड पे ले आऊँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, डेल जी नॉट डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू एन ई नॉट। तो अगर तो मैं इस वैल्यू को एन ई नॉट को प्लॉट कर दूं अगेंस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहाँ से मैं ई नॉट की वैल्यू निकालती जाऊँ, यहाँ से मैं ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू निकालती जाऊँ, तो जो बेसिकली जो चीज़ मैं प्लॉट कर रही हूँ वो मैं ये वाली थिंग प्लॉट कर रही हूँ। मतलब जो ग्राफ बेसिकली ड्रॉ किया जाता है वो बिटवीन एन ई नॉट डिवाइडेड बाय ये एन ई नॉट है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन एक्चुअल में ये जो एन ई नॉट है ये इक्वलेंट होता है डेल जी नॉट ओवर एफ। और यहाँ पे क्या होता है, मतलब इसका क्या फ़ायदा है, आप हर स्टेट के लिए, जैसा यहाँ पे मैग्नीज है तो आपने लेट सपोज हर स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपने उसकी पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है
उस पोटेंशियल की वैल्यू से आपने उसका ई नॉट निकाला है और फिर आपने उसकी डेल जी नॉट की वैल्यू निकाली है। इस तरीके से आपने हर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए डेल जी नॉट की वैल्यू को निकाल दी है और एंड पे आके आप उस डेल जी नॉट को डिवाइड कर दोगे एफ के साथ। तो जो आंसर आपके पास आ रहा है आप उसको प्लॉट कर दोगे इस फॉर्म में। अगर लेट्स सपोज मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ना करूं और सिंपली कोई भी बंदा जो है लेट्स सपोज जो मैग्नीज के साथ डील कर रहा है उसने पता करवाना है कि कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, तो बजाय लैडर डायग्राम देखने के, क्योंकि वो लेट्स सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट नहीं है, उसको नहीं आइडिया कि भाई क्या चीज़ हो रही है, तो बजाय ये कि वो इस लैडर डायग्राम को देखे और कंफ्यूज होता रहे, वो कहेगा कि इसकी मैग्नीज की फ्रॉस्ट डायग्राम लेके आओ। लेटिमर डायग्राम की बजाय वो आपको कहेगा कि फ्रॉस्ट डायग्राम लेके आओ, और उस फ्रॉस्ट डायग्राम का फायदा ये होगा कि वो इस ग्राफ को देखेगा, इस ग्राफ में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, आप लोगों ने यही चीज पढ़ी हुई है ना कि डेल जी नॉट जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब वो सब्सटेंस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे आपके पास डेल जी नॉट की वैल्यू जहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव है वहां पे वो चीज सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई, तो वो आपको ये कहेगा कि इसका मतलब मैग्नीज के केस में आपके पास +2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सी स्टेट है, वो ये कहेगा कि उसको डिटेक्ट करने के लिए ये होता है कि आपके पास आप हर ऑक्सीडेशन स्टेट में जितनी वैल्यूज आई हैं, जिस तरह लेट्स सपोज इस चीज़ को जहन में रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है सिर्फ वहीं पे आपके पास डेल जी की वैल्यू आती है। मैग्नीज जो है वो +1 में एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नीज +5 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट नहीं आया हुआ। तो हर जो बेसिकली अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनको देखने का वे ये होता है कि आप सिंपली यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो। ये फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक आपने ड्रॉ किया, इसके दरमियान में कोई चीज़ अपसेट नहीं है। दूसरा ये है, ये आप क्या करोगे, 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेते हो, मतलब जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करना है, यहाँ पे तो टेंजेंट ड्रॉ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं जा रही, लेकिन जो वैसे भी ये जीरो को जनरली हम इग्नोर करते होते हैं, उसकी भी रीज़न होती है। अगेन हम बेसिक्स में नहीं चलेंगे, लेकिन आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि लेट्स सपोज अगर आपने जो जीरो में तो हर चीज़ जो है वो आपको पता है कि मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और अक्सर सॉलिड स्टेट में आ जाती है। तो जब आपके पास सॉलिड स्टेट आ जाती है तो वो इजीली सेपरेबल है, वहाँ पे ऐसा सच आपको कोई खास प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ये मतलब आप लोग बेसिक्स में जाए बगैर सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि जीरो एज सच वैसे स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है जब कोई चीज़ जीरो वैलेंट स्टेट में होती है। अक्सर कह रही हूँ, मोस्टली या मोस्टली का वर्ड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, ये नहीं मैं कह रही कि सब कुछ ही जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ज़्यादातर आपके पास ये चीज़ें जो है ये सॉलिड स्टेट में आ जाती हैं। तो जीरो स्टेट को सेपरेट करना एज सच इतना कोई खास डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता। मसला कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती है। आयन्स में आपके पास +2 स्टेट भी है, +3 स्टेट भी है, +4 स्टेट भी है, +6 स्टेट भी है, +7 स्टेट भी है। आयंस एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सो वहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने पता चलाना है कि कौन सी सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो थोड़ी सी स्टेबल है और कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि कह लो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होने की, तो उसके लिए वो ये फ्रॉस्ट डायग्राम देखेगा। वो क्या करेगा कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान टेंजेंट ड्रॉ करेगा। अगर तो ये थर्ड इसी लाइन पे आ रहा होता, मतलब ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, अगर ये थर्ड की वैल्यू इधर आ रही होती तो फिर आपके पास ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो कुछ हद तक स्टेबल होती। लेकिन यहाँ पे अगर आप और करो कि अगर आप 2 और 4 को कनेक्ट करो तो 3 का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अबव आ रहा है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी 3 जो स्टेट है उसकी जितनी वैल्यू आप थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेल जी की वैल्यू जो उसकी होनी चाहिए उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी पे है। तो इसका मतलब ये कि जो थ्योरेटिकली आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट की है, कोई चीज़ ऐसी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो उसको मजीद अनस्टेबल कर रही हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो 3 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये थोड़ी सी अनस्टेबल है। बाकी अगर आप देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 4 से लेकर अगर आप जाओ 7 तक, तो इसमें भी जो 6 की वैल्यू, जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, वो यहाँ पे लाई करती है।
लेकिन ये कि जो आपके पास वैल्यू आ रही होती है वो यहाँ पे आ रही होती है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर आप दो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के दरमियान टेंजेंट ड्रॉ करोगे और आपके पास जो मिडल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो अबव द लाइन आ रही है, तो उस केस में आप उस सिस्टम को कहते हो कि ये मजीद अनस्टेबल है। अगर ऐसा हो जाए कि वो बिलो द लाइन आ जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इसका मतलब ये कि जितनी आपने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी उससे लोअर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पे वो थिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसा फिनोमेना हो रहा है जिसकी वजह से ये स्पीशीज जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो थोड़ी सी अनस्टेबल होगी, वो स्टेबल हो गई है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम बेसिकली एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड करती हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई की है किसी भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट पे और उससे जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है आप वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर तो आप सिंपली एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट हो और आप सिस्टम में आपको पोटेंशियल्स के साथ वर्क करना आता है तो आप लैटिमर डायग्राम देखोगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट नहीं हो और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस आपको एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपके सिस्टम में कौन सी, जिस स्पीशी के साथ आप डील कर रहे हो उसमें अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है तो वो कौन सी थिंग हो सकती है, अगर कोई चीज़ जो है लिक्विड अगर फॉर्म में है तो आपके पास कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है तो आपने किसके लिए उसको ट्रीट करना है। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि यूनिवर्स इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि आप अगर स्टेबल होगे तो आप एग्जिस्ट करोगे। यहाँ पे ये जो आपने डायग्राम देखी है मैग्नीज की, ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है मैग्नीज की कि कोई भी अगर आपके पास एक्वस थिंग होगी तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। आपके पास मैग्नीज +2 स्टेट में भी हो सकता है, +3 स्टेट में भी हो सकता है, +4 स्टेट में भी हो सकता है, +6 स्टेट में भी हो सकता है और +7 स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि चूंकि मैग्नीज स्टेबल ही Mn2 पॉजिटिव स्टेट में होता है तो ज्यादातर आयंस आपके पास Mn2 पॉजिटिव स्टेट में होंगे। तो आपने अगर इसको रिमूव करना होगा आप ऐसा पोटेंशियल अप्लाई करोगे जो 2 से इसको 0 में कन्वर्ट कर दे और आप इसको सेपरेट कर सको सिस्टम में से। अगेन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस करता है, लेकिन अगर इसको समराइज किया जाए तो लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम आपको स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको ई सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ई नॉट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ तक आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है और लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम के साथ ये फिनिश अप हो रहा है।